डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। तो जैसे कि आपको पता है, हमने एमडी कैट का सिलेबस जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। तो एमडी कैट के सिलेबस में आज हम देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो पेपर में आ सकते हैं एमडी कैट में। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताता जाऊँ कि न्यूक्लियस होता क्या है। जिस तरह हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर ब्रेन है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल का जो कंट्रोल सेंटर है, जो कंट्रोल कर रहा होता है सेल को, सेल की एक्टिविटीज़ को, उस कंट्रोल सेंटर को या ब्रेन, इसको आप ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ क्या होगी? न्यूक्लियस। तो चलते हैं न्यूक्लियस की तरफ। तो सबसे पहले आप देखें, पहला एमसीक्यूज है कि न्यूक्लियस को सबसे पहले जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को क्या किया है? डिस्कवर किया है। उसके बाद अगर देखेंगे कि इसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, मतलब कि सेल का ये कंट्रोल सेंटर है, इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। और जो न्यूक्लियस है वो जिन सेल में वाज़े नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। कहाँ पर होता है? तो ऐसे सेल्स जिनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको वाज़े न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखें कि प्रेजेंट है कहाँ पर? यूकैरियोटिक सेल में। दो एग्जांपल लेंगे, पौधे का सेल, जानवर का सेल। पौधे का सेल भी यूकैरियोटिक सेल है, जानवर का सेल भी यूकैरियोटिक सेल है। तो जो प्लांट का सेल है, पौधे के सेल के अंदर, प्लांट के सेल में बड़ा वैक्यूल होता है। बड़े वैक्यूल के होने की वजह से जो न्यूक्लियस है उसको साइड की तरफ धकेल दिया जाता है। लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर बड़ा वैक्यूल नहीं होता, इसलिए एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ पर होगा? सेंटर में। तो आप देखें कि एनिमल सेल के अंदर ये कहाँ पर होगा? सेंटर के अंदर, मतलब सेंटर में होगा, दरमियान में। और इसके अंदर लार्ज वैक्यूल नहीं होता। क्या होता है? छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स जो है वो देखने को मिलते हैं बहुत सारे। प्लांट सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर एट द साइड, ये साइड पर धकेल दिया जाता है। साइड पर मतलब सेल के दरमियान में नहीं होगा, साइड पर होगा। क्यों? ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, कि बड़े सेंट्रल वैक्यूल की वजह से सेल के सेंटर में तो वैक्यूल आ जाएगा, इसलिए उसको साइड पे जो है वो क्या कर दिया जाता है? धकेल दिया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें कि कुछ जानवरों के सेल्स ऐसे भी हैं जिनके पास, जो आपके पास एनिमल सेल है वो सेंटर में नहीं होता है। सेंटर में नहीं हो तो पहले तो हम बता चुके हैं कि एनिमल सेल्स के सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस। लेकिन कुछ सेल एनिमल्स के, जानवरों के ऐसे भी हैं जिनमें न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता है। जैसे कि आपके पास मसल सेल्स और एडिपोज सेल्स शामिल हैं। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब हम ये देखेंगे कि तादाद के लिहाज से, नंबर के लिहाज से जो सेल्स हैं उनके अंदर, मतलब न्यूक्लियस की तादाद कितनी हो सकती है। तो ऐसे सेल्स जिसमें एक न्यूक्लियस होगा उसको हम कहेंगे मोनोन्यूक्लिएटिक सेल या मोनोन्यूक्लिएट सेल भी कह सकते हैं। जिसमें दो होगा, बाई या डाई भी कह सकते हैं। जिसमें मोर देन टू, मतलब दो से ज़्यादा होंगे, उसको हम फिर क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट। और जिसमें कुछ भी सेल नहीं, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? ए न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो डेफिनेशन देखें कि ए न्यूक्लिएटेड सेल्स विदाउट न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इनके एग्जांपल्स देखें, प्लेटलेट्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स हो गए, सीव ट्यूब एलिमेंट्स हो गए, सीव ट्यूब सेल्स हो गए। इनके पास न्यूक्लियस वाज़े तौर पर मौजूद, इनके पास मतलब कि न्यूक्लियस होता ही नहीं है। इसी तरह अगर मोनोन्यूक्लिएट की बात करेंगे तो इनके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा। जैसे कि नर्व सेल, स्किन के सेल्स और लिवर सेल्स जो है वो शामिल हैं। इनमें एक एक न्यूक्लियस जो है वो देखने को मिलता है। बाईन्यूक्लिएटेड की बात करेंगे तो इसके पास क्या होते हैं? दो न्यूक्लियस होते हैं। इनके एग्जांपल में सारे के सारे प्रोटोजोन्स। इनमें एग्जांपल है आपके पास प्रोटोजोन में से पैरामीशियम। तो पैरामीशियम जो है इसके पास जो है वो क्या होते हैं? दो न्यूक्लियस होते हैं। इसी तरह आपके पास जो कार्डियक सेल्स हैं, दिल के सेल्स हैं, उनके पास भी न्यूक्लियस जो है वो दो देखने को मिलते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, इनको आप क्वानोसिटिक सेल भी कह सकते हैं। क्वानोसिटिक सेल्स, इसी तरह पॉलीन्यूक्लिएट भी कह सकते हैं।
पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल्स या कॉनोसिटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। अब इनके एग्जांपल में कॉनोसिटिक हैफी ऑफ फंजाई, मतलब कि जो फंजाई है उसकी बॉडी को हम कहते हैं माइसीलियम, उसके अंदर धागानुमा साख्तें होती हैं, उनको हम कहते हैं हैफी। अगर हैफी के अंदर ज़्यादा न्यूक्लियस हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनोसिटिक हैफी ऑफ फंजाई। इसी तरह बोन के सेल्स, जैसे कि आपके पास ऑस्टियोसाइट्स हैं, तो ऑस्टियोसाइट्स किस चीज़ के सेल्स होते हैं, बोन के, हड्डियों के, तो इनके पास भी आपको ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। इसी तरह स्केलेटल मसल सेल्स, जो हमारा मतलब स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल के अंदर, मसल्स के अंदर जो सेल्स हैं उनके पास भी न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस के पार्ट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है जिसने कवर अप किया होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं छोटे छोटे पोर्स, उनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर होता है मादा मटेरियल, जो है नीम शफाफ मटेरियल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। और इसके अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है धागानुमा साख्तों की सूरत में, उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। हर एक के बारे में पढ़ेंगे, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो डबल मेम्ब्रेन है ये वाली, जिसने न्यूक्लियस को कवर किया हुआ है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। और ये डबल मेम्ब्रेन है, कवरिंग है किस चीज़ की, न्यूक्लियस की। इसके बाद इसके पास क्या होते हैं, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये क्या होती है, परमिएबल होती है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, सुराखों की वजह से ये चीज़ों को अपने अंदर और बाहर जाने देती है, इसलिए ये क्या है, परमिएबल होती है। अब इसी तरह अगर देखा जाए, ये जो मेम्ब्रेन है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी इनर मेम्ब्रेन। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यू करती है किस चीज़ के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मेम्ब्रेन है। बैरूनी मेम्ब्रेन किस चीज़ के साथ कंटिन्यू कर रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ को कवर अप करती है, आप बताएंगे न्यूक्लियर मटेरियल को, कि न्यूक्लियस का जो मटेरियल है उसको ये कवर अप करके रखेगी। इसके बाद न्यूक्लियर पोर्स की बात करते हैं कि पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होंगे किस चीज़ के अंदर, न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर। मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स हैं उनको हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। ये पोर्स जो हैं वो स्पेशल किस्म की प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोपोरेंस। न्यूक्लियोपोरेंस, जैसे कि आपके पास ये वाले पोर्स हैं, इनको हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। और इनके अंदर जो स्पेशल किस्म की प्रोटीन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोपोरेंस का नाम देंगे। अब ये इजाज़त देते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल बाहर से अंदर भी आ सकता है, अंदर से बाहर भी जा सकता है इन्हीं पोर्स की मदद से। और इन्हीं पोर्स की वजह से जो है आपके पास ये मेम्ब्रेन क्या होती है, परमिएबल होती है। अब अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ऐसे सेल्स जो बिल्कुल इमैच्योर हैं, उनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बना, वो फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं इनके पास बहुत सारे आपको क्या देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियस देखने को पोर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपके पास एग सेल है, एग सेल के अंदर 30,000 पोर्स, देखें बहुत सारे पोर्स इनके पास मौजूद हैं। जो सेल्स कौन से होंगे, अनडिफरेंशिएटेड होंगे। इसी तरह जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, मतलब जो मैच्योर हो चुके होते हैं सेल्स, उनके पास इनकी तादाद कम होती है। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स में पोर्स जो हैं वो 3 से 4 हो सकते हैं। अब मटेरियल जो है वो मूव करता है, मतलब वो मटेरियल जो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाता है, मतलब ये यहाँ पर तो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा इसके अंदर, तो न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल जाएगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, राइबोसोमल सब यूनिट्स और आरएनए। राइबोसोमल सब यूनिट्स और आरएनए अंदर से बाहर जाते हैं, और जो बाहर से अंदर जाते हैं मतलब कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ, उनमें आयंस भी होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं, एटीपी वगैरह और हिस्टोन प्रोटीन वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अंदर से बाहर की तरफ जाती हैं। अब इसी तरह बात करते हैं न्यूक्लियोलस। अब सेल के न्यूक्लियस के अंदर डार्क कलर का इलाका, जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, जो सेल डिवीजन के दौरान नज़र नहीं आता, जो इंटरफेस के दौरान नज़र आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। तो आप देखिएगा डार्क स्टेन पार्ट है, इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, कब विजिबल होता है, जब इंटरफेस होती है, सेल डिवीजन के दौरान यह नज़र नहीं आता।
इट वाज डिस्कवर मतलब ये जो न्यूक्लियोलस है इसको किसने डिस्कवर किया था? पैलार्ड ने। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, साइंसदान का नाम है। और इट इज़ फॉर्म्ड बाय मतलब क्रोमोसोम के ऊपर एक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन के से ही जो है इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब ये जो आपके पास न्यूक्लियोलस है इसके पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं पेरिफेरल पार्ट, फॉर एग्जांपल इसके क्या हैं, दो पार्ट हैं क्योंकि मेम्ब्रेन तो होती नहीं है। ये बैरूनी पार्ट है और ये अंदरूनी पार्ट है। बैरूनी पार्ट को क्या बोलेंगे? पेरिफेरल पार्ट, और अंदरूनी पार्ट को क्या बोलेंगे? आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल फेब्रिल पार्ट। तो पेरिफेरल पार्ट क्या है? ग्रैनुलर पार्ट है, मतलब दानेदार है। इसके पास राइबोसोमल सब यूनिट मौजूद होते हैं। ये इन्वॉल्व होता है किस चीज़ के अंदर? सिंथेसिस और बनाने में। किस चीज़ को? राइबोसोम को बनाने में, उनको कंट्रोल करने का काम इसी के पास होता है। इसी तरह सेंट्रल फेब्रिल पार्ट जो है इसके पास राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए जो है वो मौजूद होता है। तो इसी तरह अगर हम जो है नेक्स्ट देखें वो है आपके पास न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर आपके पास जो मटेरियल देखने को मिलता है माए, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट है, शफाफ होता है। ये सेमी फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस है, जिस तरह जेली होती है। तो इसके पास न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन्स, इंजाइम जैसे कि आरएनए और डीएनए के इंजाइम, इसी तरह मेटल आइंस जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस, और पॉलीमरेज इंजाइम वगैरह जो हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। और एक और चीज़ कि आपके पास ये जो बैरूनी और अंदरूनी मेम्ब्रेन है इनके दरमियान जो स्पेस है वो कितनी होती है? 10 से 15 नैनोमीटर, और इसको हम क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस का नाम देते हैं। तो ये है आपके पास न्यूक्लियस का टॉपिक।